जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो झुक के चढ़ना पड़ता है, उतरते हो तो अकड़ के उतरते हो। तो नेचर सिखाता है अगर चढ़ना है तो झुक के चढ़ो भैया, उतरना है तो अकड़ना शुरू कर दो, उतार ही देगा। बेसिक छोड़ दिए गए हैं, एडवांस पे बहुत काम हो रहा है, लीडरशिप पे बहुत काम हो रहा है, और ये आपके चैलेंजेस बढ़ाएगा, इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस बढ़ाएगा। ये सीख सकते हैं कि आप एक लिमिट को क्रॉस करोगे गुस्से में, तो फिर आपके गुस्से को भी कोई वैल्यू नहीं करेगा, आपके बच्चे भी वैल्यू नहीं करेंगे उस गुस्से को। और ऐसे में कुछ कंपनीज ऐसी आ गई हैं जो हर चीज़ को लुक्रेटिव बना के दिखाना चाहती हैं, मतलब उनकी ट्रेनिंग्स भी हैं तो ड्रीम पे ही है। मार्केट में कुछ इस प्रकार की बातें हैं कि डीके सर को एक बड़ा अमाउंट दिया गया है और ये एग्रीमेंट हुआ है कि आप दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे बीच में हैं जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जानते हैं और वो अपने अलग अलग कामों से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आइए मिलकर स्वागत करें। हरियाणा रोहतक से आज हमारे मेहमान हैं डीके सारन सर। थैंक यू डीके सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुरेंद्र वत्स जी, आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है हम सब के लिए, क्योंकि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को और सीखने को मिलती हैं जो अमूमन वो जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ पे नहीं सीख पाते। तो ये आपका एक बड़कपन है जो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री के हमेशा काम आता रहेगा। थैंक यू सो मच डीके भाई। आपके आने से हमारे चैनल पे बाहर आ गई है। आपके चैनल पे हमेशा ही बाहर है। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं आपके उस पे कमिंग सून के जो हमने छोटा वीडियो डाला था जी, उसमें से बस एक ही पढ़ रहा हूँ मैं जी। राम कृपाल सरोज ऑफिशियल ने लिखा है, मिरेकल मैन, कैलकुलेटिंग किंग, ट्रेड सेटर, हिस्ट्री क्रिएटर, रिकॉर्ड ब्रेकर, बेंचमार्क क्रिएटर, कार से पहले घर, एक्सीलेंट ट्रेनर, माइंड ब्लोइंग लीडरशिप। आपको सुनने के लिए दिल बेताब। सर, लोगों का प्यार है और जब लोग प्यार देते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये इतने सारे उपाधियां आपके साथ में लगा दी, आपको कौन सी पसंद है? सर, जब लोग प्यार करते हैं ना तो वो जो उपाधि आपको दें वो आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें उपाधियां मिलती हैं और लोग प्यार से देते हैं। तो इनमें से सारी की सारी कबूल हैं सर, जो वो देना चाहे। अल्टीमेटली इंसान कुछ नहीं करता, इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है, और वो कोशिश अगर किसी के जीवन में काम आ जाती है तो वो प्यार से आपको कुछ भी कह लेते हैं। डीके सारन जी से लोग प्यार भी बहुत करते हैं और कुछ लोग हैं जो डीके सारन जी को मतलब ट्रोल भी बहुत करते हैं। आप तो दोनों अनुभव हैं आपके पास में। देखिए, ये मेरे पास नहीं, किसी भी इंसान के पास होंगे जो घर से निकलेगा। महात्मा गांधी जी के पास भी दोनों थे, सुभाष चंद्र बोस जी के पास भी दोनों थे, भगत सिंह जी के पास भी दोनों थे, आज मोदी जी के पास भी दोनों हैं और राहुल गांधी जी के पास भी दोनों है। तो आप जहाँ पे भी जाएंगे, घर से अगर निकलेंगे तो दो लोग आपको हमेशा मिलेंगे, एक आपका साथ देने वाले और एक आपका रास्ता रोकने वाले। तो आप चलते जाइए, अगर आपकी नीयत साफ है, आपके इरादे सही हैं तो चलते जाइए, साथ देने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, आपका कारवां बनता जाएगा। तो जो आपको रोकने वाले हैं या जो क्या बोलेंगे उनको, जो कहीं ना कहीं कंपिटिटर कह लीजिए, कंपिटिटर कह लें आप, सभ्य शब्द तो या आलोचक कह लीजिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, आलोचनाएं आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं। कंपटीशन अगर ख़त्म हो जाएगा तो शायद आप कभी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा जब भी रहा हूं तो मैं हमेशा कहता हूं, कंपटीशन आपका किससे है ये तय करेगा आप कैसे बनेंगे। अगर मैं एक गलत आदमी से कंपटीशन कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिमिनल से कंपटीशन कर लूँ, तो मुझे वैसा ही सोचना पड़ेगा, मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, मेरे आचार विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। तो एक क्रिमिनल से कंपटीशन करने का असर ये आएगा कि आप भी एक क्रिमिनल की तरह बन जाएंगे। लेकिन जब आप एक सक्सेसफुल आदमी से कंपटीशन करते हैं, एक अच्छे आदमी से कंपटीशन करते हैं, तो आपका खेल सुधरता है, आपका बिजनेस सुधरता है, आपके एथिक्स सुधरते हैं, क्योंकि अच्छे आदमी से कंपटीशन करने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। तो मेरी हमेशा मानी है कि डीके सारन जी का कंपटीटर आजकल कौन है? मेरा कंपटीटर कभी भी कोई नहीं रहा। बिजनेस के कंपटीटर हो सकते हैं, व्यापार के कंपटीटर हो सकते हैं, मेरा कंपटीटर तो मैं कल भी खुद था, आज भी खुद हूँ और कल भी खुद ही रहूँगा। क्या बात, ग्रेट, बहुत इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू होने वाला है। आई थिंक डीके सर, सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं।
सर मैं 1999 में डायरेक्ट सेलिंग में आया। कंपनीज के नाम जैसे कि आप नहीं लेते मैं भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके चैनल को बाइस्ड बना दिया जाए। 99 में मैं इस इंडस्ट्री में आया। एट दैट टाइम आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड, 18 का होने वाला था। तो पैन कार्ड लगा के एंट्री लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो उस समय भी शायद थोड़ी सी मैनिपुलेशन की गई थी मेरी अपलाइन ने कि भाई इसका पैन कार्ड लगा देते हैं। पैन कार्ड बना भी नहीं था, इनफैक्ट उन्होंने पता नहीं कैसे आईडी लगाई थी उन दिनों, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते थे। आ गया, आने के बाद इस इंडस्ट्री को देखा भी, सोचा भी, समझा भी, और फिर इसी का होके रह गया। तो 1999 आज हम 2024 में हैं। 25 सालों का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमारे सामने बैठा है। क्या क्या आपने बदलाव देखे डीके सर, अगर हम 25 साल पहले की डायरेक्ट सेलिंग को दें, इनिशियल स्टेज में जब आपने शुरुआत की थी, और आज आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? गैस जैसे कल्चर हैं, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सुविधाएं बढ़ी हैं, इंसान कमज़ोर हुए हैं। पहले लीडर मजबूत होते थे, सुविधाएं कम होती थी। अब लीडर कमज़ोर हो रहे हैं, सुविधाएं बहुत मजबूत हैं। दैट्स ग्रेट। आपने 17 साल की उम्र से स्टार्ट किया। आज बहुत सारा यूथ है जो डायरेक्ट सेलिंग से और स्पेशली सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और सपने बड़े हैं यूथ के। महंगी गाड़ियों के बारे में, ब्रांड्स के बारे में उनको अच्छी नॉलेज है, सब कुछ जानते हैं, पूरा भी करना चाहते हैं। कंपेरेटिव शायद मेहनत उतनी थोड़ी कम करते हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे, और स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली एक कैरियर के रूप में लेना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? इसमें वश जी कहीं ना कहीं हमारे समय के लोग चुके हैं, मेरा ये मानना है। डायरेक्ट सेलिंग जो एथिकल बेसिस पे शुरू हुई इंडिया के अंदर, जितनी भी आपके समय की कंपनीज देखेंगे, चाहे वो इंडियन थी चाहे वो इंटरनेशनल थी, उन कंपनीज ने है ना प्राइम फोकस किस चीज़ पे रखा? एजुकेशन पे। क्योंकि आज भी एक चीज़ हम नहीं भूल पाए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट से, प्रोफाइल से, मैनेजमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो आपकी एजुकेशन सिस्टम करता है, आपकी एकेडमी करती है। हम उस एकेडमी को एक ऐसे फेज़ में ले आए चलते चलते, दुनिया को देखते देखते, ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में कह लो, या फिर ये कह लीजिए कि मैं कल भी कहीं बैठा था तो कुछ लोग बातें कर रहे थे, सर हम है ना बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कम समय में कैसे हो जाए, कोई शॉर्टकट है क्या? तो मैं वहाँ पे भी ये कह रहा था कि नेटवर्किंग ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। जो इंसान घर रिटायरमेंट पे बना पाता है, जो 30, 35, 40 लाख रुपए रिटायरमेंट पे जोड़ पाता है, जो अपने लिए गाड़ी पता नहीं कितने साल नौकरी करने के बाद कर पाता है, वो यहाँ 2, 3, 4 साल में, 5 साल में हो जाता है। तो जहाँ 30 साल वर्सेस ऑलरेडी 5 साल या 3 साल हो, तो वो तो ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। उसमें भी अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो ये तकलीफ है। तो जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो चैलेंज यहीं से पैदा हो रहा है कि हर कोई शॉर्टकट चाहता है, और ऐसे में कुछ कंपनीज ऐसी आ गई हैं जो हर चीज़ को लुक्रेटिव बना के दिखाना चाहते हैं। मतलब उनकी ट्रेनिंग्स भी है तो ड्रीम पे ही है, स्किल्स पे नहीं है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सुनील बाबू, आजकल सुनील बाबू बहुत फेमस है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जब कंपनीज अपने एजुकेशन को, ड्रीम्स, ठीक है बहुत अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट है, फ्यूल है, एनर्जी देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उस आदमी को मोटिवेट कर रहे हैं जिसे आपने ट्रेन नहीं किया, तो हादसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं एक आम आदमी को मोटिवेट करके हम बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज दें तो कैजुअलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। वेरी ट्रू। इंस्टेड ऑफ एक ट्रेंड, अगर हम फौजी भेजते हैं जो 9 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग लेके गया है, उसे मोटिवेट करोगे तो वो आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। बिना ट्रेंड वाले को करोगे तो वो खुद भी परेशान होगा और आपको भी परेशान करेगा। तो इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है वो कुछ ऐसा ही चल रहा है कि बेसिक छोड़ दिए गए हैं, एडवांस पे बहुत काम हो रहा है, लीडरशिप पे बहुत काम हो रहा है, और ये आपके चैलेंजेस बढ़ाएगा, इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस बढ़ाएगा। बैक टू बेसिक अगर आ गए तो ज़्यादा अच्छी होंगी। ये फिर वही है, आप पिज़्ज़ा, बर्गर बहुत ईजी है सर, आप कितना भी खा सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाता है, 5 मिनट में मिल जाता है। लेकिन अगर आप रॉ फूड खाएंगे तो फिर हेल्दी रहेंगे, ये खाएंगे तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। सेम इज़ हैपनिंग इन डायरेक्ट सेलिंग। आजकल ड्रीम्स पे ज़्यादा काम हो रहा है, स्किल्स पे कम काम हो रहा है, एंड ड्रीम वर्सेस स्किल्स में हमेशा स्किल्स ही जीतेगी। आपने एक और नई चीज़ दी इंडस्ट्री में कि गाड़ी से पहले घर। मैं गांव से आया था और मैं इस इंडस्ट्री में अच्छा और बुरा होते हुए मैंने मेरी आंखों के आगे बहुत बार देखा। जिन
डायरेक्टर्स के साथ में काम करता था, उनका फोकस ये होता था कि हमारा पे आउट बने, उनका टर्नओवर हो, पर साथ के साथ में मैक्सिमम ये भी सोचते थे कि इसके पास कुछ बच गया तो ये कहीं और इन्वेस्ट करेगा, कुछ और करना शुरू कर देगा, डाइवर्ट हो जाएगा, फिर तेरी कंपनी में काम कौन करेगा, उतनी मेहनत से काम कौन करेगा। तो वो क्या करते थे, आपके पास जो पैसा आया गाड़ी में डलवा दिया, एक्सपेंसेस करवा दिए, 5 स्टार में रहना सिखा दिया, आपके ब्रांड चेंज करा दिए। मतलब ये है कि आप अमीर बने या नहीं बने, आपको अमीर दिखना तो ज़रूर सिखा दिया। तो वहाँ पे जाके जब मुझे मौका मिला तो मैंने हमेशा एक ही कहा कि भैया गाड़ी से पहले घर। क्यों? क्योंकि गाड़ी आ रही है या घर आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा कि आपके पास कुछ है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। कार फिर एक छोटा ऑब्जेक्ट है, घर बड़ा ऑब्जेक्ट है। कार आपका ड्रीम हो सकता है, घर आपकी फैमिली का ड्रीम है। वेरी ट्रू। घर आपकी वाइफ का ड्रीम है, घर आपकी बहन का ड्रीम है, घर आपके बेटे का ड्रीम है, घर आपकी बेटी का ड्रीम है, आपके माँ बाप का ड्रीम है। जब आप अपने घर वालों के सपने पूरे करते हो ना, तो वो आपके काम से भी प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब उनके सपने टूटते रहते हैं, उनका बिजली का बिल नहीं जाता, पानी का बिल नहीं जाता, आपकी गाड़ी की किस्तें जारी होती हैं, तब वो और ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि ऐसे सपने, जो गाड़ी वाड़ी के सपने हैं, वो घर आने के बाद गाड़ी ले लो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन जब आप घर से पहले गाड़ी लेते हो तो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए तकलीफें आपके घर में ही पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक मैंने अपनी लाइफ में देखा, जो मुझे महसूस हुआ। मैंने ये सोचा कि जो मैंने फील किया, जो मेरी फैमिली ने फील किया, वो मेरे साथ काम करने वाले लोग ना फील करें, उनकी फैमिली ना फील करें। इसलिए मैंने हमेशा बोला कि गाड़ी से पहले घर लो। जब आपके घर वालों के सपने पूरे हो जाएंगे तो फिर आप अकेले नहीं रहोगे, आपकी पूरी फैमिली की एनर्जी आपके बिजनेस को बिल्ड करने में। और घर वैसे भी एक एसेट के रूप में देखा जाता है और गाड़ी एक लाइबिलिटी के रूप में कहीं ना कहीं रहती है। देखिए सर, लोगों को एक वहम है, मैं तो एक और बड़ा वहम कहता हूँ गाड़ी के मामले में, कि लोगों को लगता है पुरानी नहीं लेनी है, मार्केट में आपकी इज्जत चली जाएगी, नई लेनी है। मतलब आपका बजट अगर 30 लाख का है और आपको गाड़ी 60 लाख की लेनी है और साल 2 साल 3 साल चली हुई आपको पुरानी अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल रही है, तो वो गाड़ी खरीदने से, 30 लाख की गाड़ी खरीदने से आपकी इमेज खराब हो सकती है डायरेक्ट सेलिंग में। ऐसी परसेप्शंस बना दी गई हैं। ये घेरा किसका नुकसान कर रहा है? ये परसेप्शन किसका लॉस कर रही है? डायरेक्ट सेलर का। और डायरेक्ट सेलर का लॉस कौन कर रहा है? दूसरा डायरेक्ट सेलर, जो कहता है उसने तो पुरानी गाड़ी ली है। अल्टीमेटली मैं कहता हूँ गाड़ी लेना तो डेंजरियस है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा डेंजरियस है कि आपका जिस गाड़ी में काम चल सकता है उससे बड़ी गाड़ी लेना, और वो भी नई गाड़ी लेना, यानी कि आपके बजट को 3 या 4 गुना बढ़ा देना। तो वो और भी डेंजरियस है। और डेप्रिशिएशन तो बिल्कुल सही है, डेप्रिशिएट हुई गाड़ी ली जा सकती है, और डेप्रिशिएशन वाली चीज़ खरीदना, मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी, लोगों को लगता है कि गाड़ी आ जाएगी तो बिजनेस आ जाएगा, गाड़ी से तुम बिजनेस ले आओगे। गाड़ी 3 महीने में पुरानी हो जाएगी, फिर बिजनेस कहाँ से आएगा? फिर तो गाड़ी बिजनेस नहीं लाएगी। गाड़ी किस लिए आई है? गाड़ी से बिजनेस आएगा, ये कॉन्सेप्ट सरासर गलत है मेरी नज़र में। गाड़ी किसकी वजह से आई है? जब तुम पैदल चल रहे थे, जब तुम साइकिल पे चल रहे थे, जब तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थे, जब तुम ट्रेन में धक्के खा रहे थे, जब तुम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, उस आदमी ने हर स्ट्रगल को झेलते हुए इतनी अचीवमेंट ले ली कि आज वो इस पोजीशन में आके गाड़ी ले सकता है। जब आप मेहनत के बलबूते पे गाड़ी ले सकते हो तो आप मेहनत के बलबूते पे राज कर सकते हो। बस इस बात को दिमाग से मत निकालो। गाड़ी तुम्हारी मेहनत से है, तुम्हारी मेहनत से घर आएगा, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। गाड़ी किसी के सपने पूरे नहीं कर सकती, ये मेरा मानना है। ठीक है भाई, आपके पास में जो लॉजिक्स रहते हैं वो अद्भुत रहते हैं, यूनिक रहते हैं। क्या सोर्स है इसका? इसका सोर्स अच्छे गुरुओं से सीखा है, सही लोगों से सीखा है, और सबसे बड़ी चीज़ है मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। और बुक्स के साथ मैंने कोशिश की है कि नेचर के साथ अलाइन किया जाए, क्योंकि नेचर बहुत कुछ सिखाता है आपको। नेचर में इतनी छोटी छोटी बारीक सीखें हैं कि मुझे लगता है कि हम दूध में उबालते हैं, पानी उबालते हैं तो उसमें उफान आता है। दूध उबालते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर उबलोगे तो गिर जाओगे, कोई वैल्यू नहीं करेगा। मतलब बहुत आसानी से दूध के उबलते हुए हम ये सीख सकते हैं कि आप एक लिमिट को क्रॉस करोगे गुस्से में, तो फिर आपके गुस्से को भी कोई वैल्यू नहीं करेगा, आपके बच्चे भी वैल्यू नहीं करेंगे उस गुस्से को। एक लिमिट तक अगर आपका गुस्सा है तो उसकी कदर हो सकती है, उसकी रिस्पेक्ट हो सकती है, उसको ओबे किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका गुस्सा भी बढ़ जाए तो उसको आपके बच्चे भी ओबे नहीं करेंगे, वो बोलेंगे इनकी तो आदत हो गई है।
सेम लाइक दूध। ऐसे ही मैं कहता हूँ, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो झुक के चढ़ना पड़ता है, उतरते हो तो अकड़ के उतरते हो। तो नेचर सिखाता है, अगर चढ़ना है तो झुक के चढ़ो भैया, उतरना है तो अकड़ना शुरू कर दो, उतार ही देगा। क्या बात है। तो नेचर बहुत कुछ सिखाता है, आप जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप जैसे लोग जब ऐसी किताबों में लिख देते हैं, अगर नहीं पढ़े तो फिर पढ़ने वाले की गलती है, अदरवाइज है तो सब। नहीं डीके भाई, देखिए मैं आपकी वाक कला का, वाक पटुत्व का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं आप लाइव रहते हैं, बहुत बार मैंने आपको सुना है सोशल मीडिया पे। सो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। इंडस्ट्री में डीके सारन को इस रूप में भी जाना जाता है कि वो मार्केटिंग प्लान बनाने के मास्टर हैं। कौन सा मार्केटिंग प्लान बेस्ट है आपकी नज़र में? देखिए, मैं अगर आप मार्केटिंग प्लान की बात करोगे ना, तो अकेला मार्केटिंग प्लान कभी बेटर नहीं हो सकता। मतलब आप ये कहो कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है, हाँ, स्ट्रक्चर से नहीं पता चलेगा कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है। स्ट्रक्चर के साथ आपके एलिमेंट क्या क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारी लेग्स भी बुरी नहीं है, 2 लेग का जनरेशन प्लान भी बुरा नहीं है, 4 का होना भी बुरा नहीं है। जो आप चला रहे हो उसका सपोर्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस प्लान को अच्छा और बुरा बताना ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जब आप किसी बिजनेस प्लान को ज्वाइन करते हो तो आपने वही तो बिजनेस प्लान ज्वाइन किया है, अब उसमें खामियां देखने की ज़रूरत क्या है। आपने कोई और बिजनेस प्लान थोड़ी ज्वाइन किया, आपने वही ज्वाइन किया है जो आज आपको जिसमें कमी लग रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ, बिजनेस प्लान ऑल आर गुड, क्योंकि जितनी भी स्टेबल कंपनीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन 30 to 40% के बीच में ही मिलेगा। अगर डीपी आपका 100 रुपये है तो स्टेबल कंपनी 30 to 40, कोई 36 होगा, किसी पे आपने 40 बीवी दे दिए तो 80 बांट दिया होगा, किसी ने आप पे 30 दे दिए तो 100% बांट दिया होगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, लोग किस इल्यूजन में फंस जाते हैं, बीवी ज़्यादा है लेकिन भूल जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कम है। लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लोग भूल जाते हैं बीवी कम है। अल्टीमेटली एक बैलेंस समझ में आना चाहिए, और इंडस्ट्री का बैलेंस 30 to 40% के बीच में कहीं रहता है, जो मेरी कैलकुलेशन है। अब ऐसे में 30-40% में आप क्या बेटर बना सकते हो? आप बेटर बना सकते हो कि लोग एक दूसरे को, आपका बिजनेस प्लान है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिवाइड कर दे। आपका बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए जो यूनाइट कर दे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपनी टीमों को भी डिवाइड कर देते हैं। इधर वाली टीम को अलग ट्रेनिंग दूंगा, इधर वाली टीम को अलग ट्रेनिंग दूंगा, इसके नीचे वाले को अलग रखूंगा, उसके नीचे वाले को अलग रखूंगा। डायरेक्ट सेलिंग डिवाइड करने का बिजनेस है ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग यूनाइट करने का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को इकट्ठा लेके आने का बिजनेस है। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो बड़ा सेमिनार कैसे करोगे, माहौल कैसे बनेगा? एक जगह ट्रेनिंग नहीं दोगे तो इक्वलिटी कैसे आएगी? इक्वल टू ऑल होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए जो यूनाइट करे, जो डिवाइड ना करे, जो लोगों को साथ लेके चल सके, जो वैल्यू फॉर मनी देता हो, जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो, जो लीडर के लिए प्रॉफिटेबल हो। जितने आप चैलेंजेस रिड्यूस कर सकते हैं वो चैलेंजेस आप रिड्यूस कर दीजिए, लेकिन चैलेंजेस रिड्यूस करने के चक्कर में उसे ऐसा मत बनाइए कि वो क्लैप्स हो जाए। जो रिक्वायर्ड हार्डल्स हैं, जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस हैं, वो तो आपको डालनी पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता जितनी भी कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं, चाहे वो इंडियन हों चाहे वो बाहर की हों, उन सब का मेथड अलग हो सकता है पर डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस सेम है। अब वो मेथड क्या है, वो अलग अलग ब्रेन है जो अपने तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्लान कभी नहीं चलता, कभी चल भी नहीं सकता, मेरा ये मानना है। दुनिया का कोई प्लान नहीं चल सकता, क्योंकि आज आप जो भी प्लान बनाओगे कल उससे 2% ज़्यादा बांटने वाला मार्केट में आएगा। यहां तक भी होता हुआ देखा है आपने और मैंने इस 25 सालों में कि एक आदमी कहता है जी मैं 40% बांटूंगा, दूसरा कहता है मैं 45, तीसरा कहता है 50। एक नया आता है जिसे इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता, वो कहता है भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप बांटने की, अपन तो 2 गुना देंगे 3.5 साल में। अगला आता है क्या 3.5 साल होते हैं, अपन 2 साल में 2 गुना देंगे। फिर अगला आता है वो 1.5 साल में 2 गुना, फिर 7 दिन में 2 गुना। ऐसा भी आ जाएगा कि इस विंडो से देगा और इससे 2 गुना ले जाओ। तो ऐसे में आप प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कंपनी को खड़ा नहीं कर सकते। आपका प्लान ऑथेंटिक होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। किसी भी बिजनेस प्लान में हो, बिजनेस प्लान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको कितना ऑथेंटिसिटी के साथ, कितना एथिकल वे में आप प्रमोट करते हैं। तो मेरे लिए प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सिर्फ इस पैरामीटर पे कि आप किसी से पिछड़े नहीं, किसी से आगे निकलने का जरिया नहीं हुआ। हाँ, आगे निकलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट पे, अपनी कैलकुलेशन पे, अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपनी मैनेजमेंट पे। वो अकेले प्लान के सहारे नहीं हो सकता, क्योंकि प्लान अगले दिन आपसे बेहतर आएगा, मार्केट में जो भी आएगा वो आपसे बढ़िया लेके आएगा, दैट्स ग्रेट। लेकिन वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खा सकता है, आपकी स्टेबिलिटी खा सकता है। डीके सर, आप एक कंपनी का फेस रहे हैं जी और लोगों ने डीके सारन के फेस को देख के कंपनी ज्वाइन की, बहुत सारे लोग आए जी। और अचानक डीके सारन गायब हो जाते हैं। अचानक नहीं हो जाता, पिछले लंबे समय से आपस में कुछ चीज़ें चल रही थी। मैं जितना खींच सकता था, जितना मेरा कैलिबर था उन्हें खींचने का, मैंने उन्हें खींचा। और एक पॉइंट आया जब मुझे लगा कि मेरा होना कंपनी के लिए ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि दो लोग, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और दोनों ही पीछे नहीं हटेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। क्योंकि कुछ बातें वो मनाना चाहेंगे, मैं नहीं मानूंगा, कुछ बातें मैं मनाना चाहूँगा, वो नहीं मानेंगे। तो ऐसी जद्दोजहद में लॉस किसका हो रहा है? जो लोग मेरा चेहरा देख के आए। किसी और का चेहरा कितना लगा है मुझे नहीं मालूम, मेरा पूरा लगा था, मेरी दिन रात की मेहनत लगी थी। तो ऐसे में मेरे लिए इम्पोर्टेंट था उन लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ना, वो कंपनी चलती रहे। अब इसे चाहे सेक्रीफाइस कह लो, इसे चाहे इंटेलिजेंट मूव कह लो, इसे चाहे अपनों की केयर कह लो, इसे चाहे बेवकूफ़ी कह लो, जिस पॉइंट पे जाके मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे रहने से ये कंपनी बंद हो सकती है, मेरे निकलने से ये कंपनी चलती रह सकती है, तो मैंने समझा कि मैं जीरो होने से अगर बाकी लोग जीरो होने से बच जाए तो मेरा इस कंपनी में ना रहना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसका रिवर्स हुआ, आपके हटने से बहुत सारे लोग वहाँ से हट गए, और आपको लगता नहीं कि आपके हटने से बहुत सारे लोगों को एक आघात भी लगा और बहुत सारे लोगों की कैरियर पे क्वेश्चन मार्क लगा? ऑलमोस्ट सबसे मेरा कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे मैं नहीं मिला, और मैंने सबको एक चीज़ कही कि आप बहुत अनुभवी हो गए हो, 7.5 साल तो आपको मेरे साथ हो गए, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, बहुत अच्छे अच्छे अचीवर्स पे बने गए। मैंने उन्हें एक ही चीज़ कहा कि भाई जो आपको बेस्ट लगता हो इस टाइम आपके लिए, मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ ये भी हमने आपस में डिस्कस किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा। आज भी अगर कुछ लोग रिगार्ड करते हैं, जो वहाँ रह गए वो भी रिगार्ड करते हैं, जो वहाँ से चले गए वो भी रिगार्ड करते हैं। और कमाल की बात है कि वो जो टीम थी, वो मैक्सिमम टीम उसी फैमिली के अंदर ही रह गई। जो एक फैमिली हमने बनाई थी जी, वो छिटक के किसी और जगह नहीं ज़्यादा गए। आप देखेंगे किसी और कंपनी में नहीं गए, वो एक परिवार था, वो परिवार ही आपस में 2 हिस्सों में बट गया, 3 हिस्सों में बट गया। लेकिन परिवार का बटना तो बट नेचुरल है, ये तो टाटाज में भी होता है, ये तो अंबानीज में भी होता है, ये तो बहुत जगह होता है। तो अलग होना मुझे लगता है तब बहुत बुरा है जब उसमें सबका गलत हो जाए, जब आपके अलग होने से, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ईगो में अलग नहीं हुआ, क्योंकि ईगो में अलग हुआ होता तो अगले दिन कंपनी बन जाते। काउंटर अटैक्स होते, एक दूसरे की इंसल्ट्स होती, एक दूसरे के बारे में चीज़ें बोली जाती। आपने अलग होने में कहीं पे ऐसी चीज़ें नहीं देखी होंगी, कहीं से कोई सवाल आए होंगे, ये ज़रूर डाल दिया गया होगा कि भाई अगर किसी को डाउट है तो आइए मिलिए, और मैं यहीं रहता हूँ, कहीं और नहीं रहता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इस इंडस्ट्री में ना एक चीज़ सीखना पड़ेगा, अलग होना भी मैच्योरिटी से अलग होना चाहिए। अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हो सकता है कोई और ऐसे फैमिलीज काम कर रही हो, एक फैमिली काम कर रही हो, कल आज नहीं अलग हो रहे हो, कल उनके बच्चे अलग होना चाहे। अलग होना कितनी मैच्योरिटी से आप अलग हो सकते हो, बिना एक दूसरे को गाली दिए कैसे अलग हो सकते हो, बिना एक दूसरे का नुकसान किए कैसे अलग हो? ऐसा कुछ आपको रिग्रेट लगता है कि एक कंपनी का फेस बने, बहुत मेहनत किया, ग्राउंड पे काम किया, फिर अलग होना पड़ा, तो रिग्रेट है कुछ ऐसा? वत्स साहब, एक मूवी देखी थी मैंने, बहुत अच्छी मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था, अजय देवगन और सिद्धार्थ की एक मूवी है, मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो एक जोक सुनाता है तो सब हंसते हैं, उस जोक को रिपीट करता है, फिर एक आध हंसता है, वो उस जोक को फिर रिपीट करता है तो कोई नहीं हंसता है, उस जोक को फिर रिपीट करता है तो सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, एक जोक पे कोई कितनी बार हंस सकता है? तो कहता है जब तुम एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों?
लाइफ मेरे जैसे आदमी के लिए सेटबैक कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने 25 साल में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा सेटबैक है जो मुझे हिला सकता है, जो मुझे डरा सकता है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जो कदम लिया है उसमें बहुत सारे लोगों का भला था। हाँ। और जब आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन है ना कि इस कदम में बहुत सारे लोगों का फायदा था, हाँ। मेरे रहने से चीज़ें बिगड़ रही थी। क्योंकि घर के दो मुखिया अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे, हाँ। मैं इसको और बुरे तरीके से कहता हूँ, दो पेरेंट्स हैं, एक माँ और एक पिता, दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। दोनों ही बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके आपस के मनमुटाव इतने बढ़ जाते हैं कि वो 24 घंटे घर में जो है क्लेश ही रहता है। हाँ। क्या ऐसे में जो बच्चे उस घर में रह रहे हैं उनकी परवरिश अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ। तो 24 घंटे लड़ने से ज़्यादा अच्छा मानता हूं कि उनको डिवोर्स लेके अपने बच्चों को अच्छे कल्चर और अच्छे माहौल में और कभी कभी फ्रेंडली मिलते रहना चाहिए, ताकि उनके बच्चों को ये नफरत ना हो जाए कि शादी नहीं करेंगे जीवन में, क्योंकि शादी करने के बाद जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे अनुभव देना गलत है। जब तक मैं पर्सनल उन्हें झेल सकता था, अपने बिजनेस में जितने भी डिस्प्यूट्स थे या जितने भी मैंने झेला, वो जब तक झेल सकते थे वो उन्होंने झेला। अब दोनों में से एक आदमी को पीछे हटना था, तो मुझे पता है कि जो मेरा पार्टनर है वो उस छोरी तक जा सकता है कि पतंग फटे तो फटे, या तो मेरी या फटेगी। तो ऐसे में मुझे लगा कि पतंग उसे सौंप दी जाए, मांझा उसे सौंप दिया जाए और पतंग आसमान में लहराती रहे, उसका अपना मजा है। मार्केट में कुछ इस प्रकार की बातें हैं कि डीके सर को एक बड़ा अमाउंट दिया गया है और ये एग्रीमेंट हुआ है कि आप न अपनी कंपनी को ही खोलेंगे न किसी कंपनी को सपोर्ट करेंगे। सर, पहली चीज़ ये है कि इंटरनल चीज़ें मैं डिस्कस करता नहीं हूँ, और अगर कोई कहता है बड़ा अमाउंट दिया गया है तो किस फॉर्म में दिया गया, कब दिया गया, कहाँ दिया गया, वो बताइए। मैं तो अपनी जो मेरा हक बनता है वो भी छोड़ के आया हूँ। लाइव बोल रहा हूँ आपके चैनल से। जो उस दिन मेरी इक्विटी के हिसाब से लायबिलिटीज़ और एसेट्स प्लस माइनस करके जो मेरा हक बनता है मैंने वो भी छोड़ा है। क्योंकि लायबिलिटीज़ अगर मैंने उनको दे दी कंपनी की, तो एसेट्स भी उनको दे दी। ना मैं लायबिलिटीज़ लेके निकला, ना मैं एसेट्स लेके निकला। वो जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, उसकी जो वैल्यूएशन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो आज सेल है, उसका जो आज प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है, उसका जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ छोड़ के आया हूँ। और नहीं, अगर कोई कहता है मुझे कुछ दिया गया है तो मुझे लाइए सामने। और अगर कोई कहता है कि मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन है, तो मैंने पीछे सोशल मीडिया पे भी बहुत छोटी लाइन लिखी थी कि ये बात आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पब्लिकली कहलवा दो कि मैं नहीं कर सकता, फिर मैं करके बताता हूँ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो आगे क्या प्लान है डीके सहारण के? डीके सहारण इस वक्त थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे काम कर रहा है। हाँ। क्योंकि एक चीज़ नेटवर्कर भूल जाता है, दैट इज़ बैलेंस। मैंने अलग होकर एक ट्रेनिंग दी थी सब लोगों के लिए कि बैलेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नेटवर्कर कई बार अपने सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते फैमिली को पीछे छोड़ देता है, कई बार अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ देता है। और मैं हमेशा कहता हूँ आप बहुत काम कीजिए, जुनून से काम कीजिए, लेकिन अगर आप 8-10 घंटे में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपकी टाइमिंग में गड़बड़ है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं दिन में भी काम कर रहा हूँ, मैं रात को 3 बजे 4 बजे भी काम कर रहा हूँ, मैं सुबह 7 बजे से फिर ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसे काम किया, लेकिन वो जो काम करना है ना, मैं कहता था मैं बहुत काम करता हूँ। ये कोई बहुत प्राउड वाली बात नहीं है, यू आर मिसिंग समथिंग। और जो आप मिस कर रहे हो ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आपकी फैमिली की खुशियाँ हो सकती हैं, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी लाइफ हो सकती है। तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप 8 से 10 घंटे में अगर सारी चीज़ें सही तरीके से मैनेज करके चलते हैं तो कर सकते हैं। पर हम उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा एंथुजियाज्म में थे, थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड थे, थोड़े से ज़्यादा अपने ऊपर ये मान के चल रहे थे कि हम प्रूव कर देंगे। तो आज ये समझ में आता है कि वो गलतियाँ थी और
आप 8 से 10 घंटे में अपने प्लान हैं, मीटिंग हैं, ट्रेनिंग है, सेमिनार हैं, निपटाइए। 7 घंटे सोइए, कम से कम 7 घंटे। वो 7 घंटे अगर आप नहीं सो रहे ना, तो ये जो आप कमा रहे हैं इसका मजा कोई और लेगा, आप नहीं ले पाएंगे। 7 घंटे आप सोइए। जो आप बाहर जंक फूड खा रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं, ट्रैवल करते हुए बर्गर पकड़ लिया, पिज़्ज़ा पकड़ लिया, मत खाइए, अच्छा खाइए। क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की बैकबोन है। अगर हम हेल्थ इंडस्ट्री में रह के, क्यों डायरेक्ट सेलिंग का 70% टर्नओवर मुझे आज भी लगता है, 60 से 70% टर्नओवर हेल्थ इंडस्ट्री से। वेरी ट्रू। जब आप हेल्थ सेक्टर से इतना बड़ा टर्नओवर करने वाले हैं और इतना लोगों को एजुकेट करते हैं, तो उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जिसको आज आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। खुद एग्जाम्पल आप नहीं बन रहे हैं। मैं एडमिट करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं पर्सनल लेवल पे। हाँ, मैं अब उन्हें नहीं दोहराना चाहता। इस वक्त मैं पहले अपनी हेल्थ को ठीक कर रहा हूँ ताकि मैं जो भविष्य में काम करूँ उस काम का मजा ले सकूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसे बोझिल होके कर रहा हूँ। तो पहले हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, फैमिली को टाइम दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा समझदार बन जाऊँ। अच्छी किताबें पढ़ रहा हूँ। डीके सारन नज़दीक समय में अपनी कोई कंपनी बनाने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग की? मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी कोई भविष्यवक्ता नहीं रहा। मतलब कल क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। मैं कल जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं इसकी भविष्यवाणी करना भी बड़ा मुश्किल है। ये राजनेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं डीके सारन। देखिए, जो चीज़ आपने आज सोची नहीं है हाँ, कि मैं खोलूंगा या नहीं खोलूंगा, मैं ये बोल सकता हूँ मैंने सोचा नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता नहीं खोलूंगा, मैं ये नहीं बोल सकता खोलूंगा, क्योंकि कल क्या परिस्थितियां बन जाए, हाँ, कल क्या पड़ाव आ जाए, कल किस मोड़ पे जाना पड़ जाए, हाँ, किस रास्ते से गुजरना पड़ जाए, उसका आपको नहीं पता। हाँ, मैं आज ये बोल सकता हूँ मैंने अभी इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, मैंने अभी तक पिछले 7-8 महीने में, जब से मैंने अपनी पिछली कंपनी को छोड़ा है, मैंने एक बार भी इस विषय पे सोचा नहीं है। क्योंकि अगर मैं आज खोलता हूँ तो तकलीफ में फिर वही लोग आएंगे जिनके लिए मैंने हाँ, छोड़ा है। स्टेबिलिटी फिर उन्हीं की ब्रेक हो गई। हाँ, तो आज जो जहाँ है, अगर वो कंफर्टेबल है तो वो वहाँ रहे। कल्चर से, एथिक्स से, सिस्टम से, ईमानदारी से संतुष्ट है तो वहाँ रहे। और इन चीज़ों में अगर कोई चैलेंज कहीं पे भी नज़र आता है तो मैं ये कहूँगा कि उसे छोड़ दें। क्योंकि जब तक आपके एथिक्स, आपका कल्चर, ईमानदारी उस सिस्टम में नहीं है, वहाँ आप रिटायर होने के बारे में नहीं सोच सकते। वेरी ट्रू। कुछ व्यूवर्स के प्रश्न लेता हूँ। प्लीज़। तेजस मरकर का क्वेश्चन है, सारन सर ने अपने स्टार्टिंग के दिनों में की हुई गलतियों को हमें आज के समय में अवॉइड करनी चाहिए। अगर सर आप बता सकें हो तो बताएं। कुछ गलतियां हुई होंगी? बिल्कुल होती हैं सर। और शुरू में गलतियां ऐसी होती हैं जो उनको सुधारने का मौका बहुत कम लोगों को होता है। हाँ, क्योंकि वो गलतियां आपको एग्जिट भी करा देती हैं। मुझसे भी हुई। बेसिकली क्या होता है, जब आप काम शुरू करते हो सबसे पहले तो आप पब्लिक की बहुत सुनते हो, ऐसे लोगों की अगर इसको डीके भाई 3 गलतियों से माने कि अब तक की आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 25 साल की 3 गलतियां बताइए और उनके 3 सबक भी बताइए कि भाई ये आपने सीखा। मैं इस पे भी आऊँगा, पहले एक बार उसको मैं ख़त्म कर दूँ Please. क्योंकि इनिशियली वाली बहुत बड़ी चीज़ है। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बाद की 3 गलतियां तो मैच्योर गलतियां हैं। ये पहली वाली इनोसेंट गलतियां होती हैं जो पता भी नहीं चलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ पहली चीज़, हम काम शुरू करते हैं क्योंकि किसी ने हमें समझाया और हमें समझ में आ गया और हमने करना सोच लिया। अब हम उन लोगों की सुनते हैं जिनको उस काम के बारे में कुछ नहीं पता या जो उस काम में फेल हो गए। दुनिया के हर काम में कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग असफल होते हैं। असफल जो हुए वो कभी आपको उस काम को अच्छा नहीं बताएंगे, सफल जो हुए वो अच्छा बताते हैं। तो हम पहली गलती ये करते हैं, या तो हम उन्हीं लोगों से उनकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं जिन्होंने वो काम ही नहीं किया, या उनकी सुनते हैं जो असफल हो चुके हैं। तो पहला ब्रेकर तो हम अपने कैरियर में यही खड़ा कर लेते हैं कि वो हमें एक ऐसी इमेज दे देता है कि हमें लगता है मेरी अपलाइन मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है।
जिसको सरेंडर करना है, जिसको माई बाप मानना है, जिसको गुरु मानना है, जिसको भगवान मानना है, उसके प्रति जैसे ही मैं बाहर की बातें सुनता हूँ एक डाउट क्रिएट हो जाता है। अब वो फिर आपको जैसे तैसे करके लाइन पे ले आता है, क्योंकि अपलाइन तो गुरु होता है, गुरु को तो आता है उसे लाइन पे लेके आना, वो आपको लाइन पे ले आता है। अब जब आप लाइन पे आते हो तो आप ये बात आपके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है कि आपकी अपलाइन बहुत तेज है, क्योंकि लोगों से सुना है। इस बात को आप डिलीट नहीं कर पाते। तो जब आपको थोड़ी सी कामयाबी मिलना शुरू होती है, और उस कामयाबी के लिए जब आप छोटी छोटी गलतियां भी करने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि नए हो, जोश हो, आपको नहीं लगता ये गलतियां हैं, लेकिन वो सिस्टम के अकॉर्डिंग गलतियां होती हैं। आपको लगता है इससे आपका बिजनेस आ रहा है, इससे आपका बिजनेस बढ़ रहा है। अपलाइन आपको वहां टोकती है, अपलाइन आपको वहां रोकती है। अब आपको लगता है ये तेरे से जलने लग गया है, तुम कहीं इससे आगे ना निकल जाए। और अपलाइन के बारे में अपनी टीमों को सेट करने लग जाता है कि कभी कोई बात आए तो मेरी टीम मेरे पक्ष में रहे। मैं 99 में सबसे बड़ी गलती जो मेरे से हुई थी वो ये गलती हुई थी कि मैं पहली चीज लोगों की बातें सुनी थी, और दूसरी चीज जब मैं सक्सेस होने लगा था तो मुझे मेरी अपलाइन है ना ऐसे लगने लगी थी कि इसकी क्या जरूरत है, मैं ही हूं जो कुछ हूं। तो दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। जब मेरा बिजनेस गिरा और मैं डिप्रेशन में गया, मुझे लगा ये क्या हो गया, अब किसको जोड़ूं, कहाँ जाऊं। फिर वही अपलाइन आया, उसने बैठा, उसने फिर समझाया, उसने फिर कम से कम 1.5-2 महीना मेरे साथ फील्ड कराई, मैं फिर चलना शुरू हुआ, मैंने फिर सीखा। और उस दिन से आज तक मैं उन्हें गुरुजी बोलता हूँ। कहीं पे भी मिल जाए, मेरे से 4 साल 5 साल बड़े होंगे, मैं आज भी पैरों को हाथ लगाता हूँ, क्योंकि ये एक सबक है जो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी अपलाइन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि यही वो शख्स है जो हमेशा ये चाहता है आपका बिजनेस बढ़े, जो हमेशा से ही चाहता है, वो आपको ऐसी गलतियां करने से बार बार रोकता है जिन गलतियों को करने से आगे चल के आपका बिजनेस गिर जाएगा। भले ही आज बढ़ रहा हो तो उसे अदरवाइज ना लो, उसे बहुत सीरियसली। एक गलती तो ये रही कि भाई हमने जो असफल लोग हैं या जो नहीं जानते हैं उनको नहीं सुनना है, नहीं सुना, राइट। और दूसरी गलती रही कि अपलाइन को हमने फॉलो करना है, और सक्सेस मिले तो विनम्रता के साथ में अपलाइन की डायरेक्शन में काम करना है। तीसरी एक गलती और बताइए। तीसरी गलती मैं हमेशा मानता हूं कि जब आप लीडर बनते हो तो आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि मैं और बड़ा बन जाऊं, मेरा चेक और बड़ा हो जाए, मेरा ये बड़ा हो जाए, मेरा वो बड़ा हो जाए। आप कहीं ना कहीं आपका पर्सनल एजेंडा उसमें शामिल हो जाता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ उसमें शामिल हो जाती है। और मैं कहता हूं आप, ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ से इंडस्ट्री चलेगी। ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये टीम ग्रोथ से चलेगी। लीडर सबसे बड़ी गलती करता है कि मैं, मेरा, मेरे लिए। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, और इसमें वो क्या करते हैं, टीम में स्किल डेवलप करने की बजाय सिर्फ ड्रीम्स बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपसे भी हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है सर, एक टाइम पे मुझसे भी गलतियां हुई हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सुधार वही सकता है जिसने गलतियां की, सुधार वही सकता है जिसने गलतियां की, सीख वही सकता है। ठोकर खाने वाला आदमी अगली बार सीधा चलेगा, सीधा चलेगा और सामने वाले को बेटर बता सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में लोग खुद ठोकर खा के भी सीखना पसंद नहीं करते, दूसरे की ठोकर से सीखना तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं बहुत आपके प्लेटफॉर्म से एडमिट करता हूँ कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं। पिछले 7.5 साल जिसे लोग सक्सेस के 7.5 साल कहते हैं, उसमें भी बहुत गलतियां हुई हैं। और यही लाइफ है, आप बार बार करोगे, बस एक गलती को रिपीट ना करो। जब वो समझ में आ जाए सुधार करो। और मैं इस बिजनेस को एक ही चीज़ कहता हूँ, इट्स ए टीम गेम, इट्स नॉट ए पर्सनल गेम। तुमने कितना अच्छा परफॉर्म किया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम कैप्टन हो ना, तुम्हारा अच्छा प्लेयर कोई दूसरा खेल रहा है, उसे फ्रंट फुट पे खेलने दो। 1 डाउन जाना है तो अपने बेस्ट प्लेयर को भेजो, आप पीछे रहो। तो ये आपको कैप्टनसी सीखनी पड़ेगी। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ये ऐसा गेम है जिसमें आप सिर्फ कैप्टन नहीं रह सकते, आपको अपनी टीम का कैप्टन बनना है। और जैसे ही अपलाइन के पास जाए, आपको सिर्फ प्लेयर बनना है, आपका कैप्टन कोई और है। तो दोनों भूमिकाओं में जब आप मैच्योर हो जाओगे तो इस बिजनेस को खींच ही जाओगे। दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त विजडम है डीके भाई आपके पास में। और हम चाहते हैं कि आप एक्टिव पार्ट रहें इंडस्ट्री का। जब तक आप जैसे दोस्त, आप जैसे भाई मेरे साथ हैं, मैं
चाह के और ना चाह के एक्टिव हूँ और हमेशा रहूँगा जो मेरे पास है। ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स मैं ये कहता हूँ पे बैक टाइम भी हो सकता है इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो जो मेरे से हो सकता है, चाहे वो ट्रेनिंग्स हैं, चाहे जो नॉलेज मेरी है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा हर जगह अवेलेबल रहने वाली है। क्योंकि अब मेरे पास काम तो ज़्यादा है नहीं, मैं बेरोज़गार आदमी हूँ, पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दाल रोटी चल जाती है। तो इसलिए अब मैंने आगे थोड़ा सा ये सोचा है कि जितना मेरी इन्वॉल्वमेंट जो मैं मैनेज कर पाऊँ, वो अब विदाउट एनी इंटरेस्ट इंडस्ट्री को रीपे करना है। रीपे करना। बहुत बहुत धन्यवाद डीके साहब। थैंक यू सर। उसी आपकी अप्रोच की वजह से हमने आपको आमंत्रित किया है जी, और हम मिलकर इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएंगे, हम हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थे डीके सारन जी, बहुत प्रसिद्ध चेहरा हैं डायरेक्ट सेलिंग का और अक्सर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवली उनको देखते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।